नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से राजयोग के इफ़ेक्ट ब्रेन पर होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा भी की थी डॉक्टर सचिन के साथ। इस बार भी वो हमारे साथ है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं उनका स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। हमारी चर्चा रुकी थी लास्ट एपिसोड में कि ब्रेन की डिफरेंट वेव्स होती हैं और वो आपने हमको शॉर्ट में बताई थी। अब उसका इफ़ेक्ट कैसे होता है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर सबसे मेन ऑर्गन वैसे तो 3 है, ब्रेन, हार्ट और किडनी। ये सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और एक का दूसरे के ऊपर असर आता है। लेकिन अगर हम तीनों में अगर किसी को नंबर 1 देना चाहेंगे तो वो है ब्रेन। और कोई भी व्यक्ति मृत होता है तो हम लास्ट में ब्रेन डेथ कहते हैं जी। जो टॉर्च आंखों में डाल के हम प्यूपिल्स, अगर आपकी जो प्यूपिल है वो डायलेटेड और फिक्स है तो हम कहते हैं ब्रेन डेड हो गया। ओके। साथ में हार्ट बंद है। तो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और पूरे शरीर को नियंत्रण करने के जितने भी केंद्र है वो ब्रेन के अंदर होते हैं। जी। 21वीं शताब्दी में हम ज़्यादातर जो बीमारियां देख रहे हैं, जिसको हम पिछली बार भी शब्द इस्तेमाल किया, साइकोसोमैटिक। माना सोमा माना शरीर, साइक माना सोल और मन माना जिसके लक्षण शरीर में दिखाई देते पर बीज मन के अंदर है। जी। और मन का और ब्रेन का कनेक्शन है। तो ब्रेन से संबंधित जो भी बीमारियां हम देख रहे हैं, फिर उसमें नींद ना आना या बहुत विचार चलना, गुस्सा बहुत आना, अच्छा। ये सब जितनी भी बीमारियां ब्रेन से रिलेटेड है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, भावनात्मक आवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाना, पॉजिटिव या निगेटिव ज़्यादा करके, तो ये ब्रेन से संबंधित है। मेडिटेशन का ब्रेन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। सबसे पहले मैं लूँगा कि ब्रेन की जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो जिस पैटर्न में चलता है, जैसे कि हम हार्ट के लिए ईसीजी निकालते हैं, तो वैसे ही ब्रेन का भी एक ग्राफ रहता है जिसको हम अंग्रेजी में ईईजी बोलते हैं। ईईजी माना इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रो माना इलेक्ट्रिकल, एन्सेफेलन माना ब्रेन, ग्राम माना ग्राफ। तो ब्रेन का ग्राफ जिसके ऊपर निकलता है, और इसमें विशेष करके 4 वेव्स हम देखते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। जब हम जागृत अवस्था में होते, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन बीटा स्टेज में होता है। बीटा स्टेज में होना मतलब हमारे थॉट्स वैसे चलना। हाँ, थॉट्स वैसे चलना या आपकी मानसिक अवस्था वैसे होना या भावनिक अवस्था आप उसको कह सकते हैं, वो बीटा में होते हैं। और उस समय हमारे ब्रेन की जो स्पीड होती है वो होती है 14 से 27-28 साइकिल्स पर सेकेंड। इसका जो यूनिट है, जैसे हम किसी चीज़ को किलो में या लीटर में नापते हैं, वैसे ब्रेन की जो स्पीड है सीपीएस बोलते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये होती है 14 से 28 के बीच में बीटा। अच्छा। नॉर्मल व्यक्ति का जो अभी ठीक तरह से बात कर रहा है। अगर आपको टेंशन आता है तो आपके विचारों की गति बढ़ने लगती है और वो 28 के आगे चली जाती है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बीटा प्लस बोलते हैं। अच्छा। अभी 28 से 30, 35, 40 बहुत टेंशन वाला व्यक्ति होता है, लेकिन जब इससे बाहर चली जाती है 40, 45 के ऊपर, तब वो व्यक्ति पागल होने की संभावना रहती है या पागल होता है। उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। और इसके विपरीत जैसे आप रिलैक्स होने लगते हो, सबसे ज्यादा फायदा मेडिटेशन का होता है कि जो विचारों की आपकी संख्या है वो कम होती है। इसका प्रूफ जो हम देखते हैं वो है आपका ब्रेन बीटा से अल्फा स्टेज में आता है। जी। सबसे ज्यादा ये देखा गया कि जब भी आप रिलैक्स होते, खास करके आप नींद करने जा रहे हैं और आपको उबासी आ रही है, इसका मतलब आपका ब्रेन रिलैक्स होने लगा है, माना वो 14 से 28 से नीचे आ रहा है। ये रेंज होती है, एक फिक्स फिगर नहीं है। तो 14 से नीचे, 7 और 14 के बीच में जब वो आ जाता है तो हम कहते हैं वो अल्फा स्टेज में एंटर कर रहा है। आपका मतलब जिनको नींद नहीं आती है वो लोग इसमें नहीं जाते हैं, अल्फा तक नहीं पहुंचते हैं, ऐसा? हाँ, वो तो बीटा तक रहते हैं या अल्फा तक पहुंचे तो आगे नहीं जा पाते। जैसे एक होता है कि गहरी नींद होना या सुपरफिशियल नींद होना। अच्छा। तो भले अल्फा तक पहुंचते हैं लेकिन उसके आगे नहीं जाते हैं। या जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती है वो अल्फा में पहुंचना मुश्किल होता है उनके लिए।
अच्छा। लेकिन मेडिटेशन का सबसे पहला फायदा होता है कि आप बीटा से अल्फा में एंटर करने लगते हैं। ओके। ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्टेज में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, क्रिएटिविटी होती है और आपका ब्रेन नींद की दिशा में जाने को तैयार होता है। ये ओके। ट्रांसलाइक अवस्था होती है जी। जिसमें हमारा ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है या उसका स्पीड होता है 7 से 14 के बीच में साइकिल्स पर सेकेंड। ओके। और अगर आप और डेप्थ में आगे जाते हो तो आपका ब्रेन जो जाता है वो है 4 से 7 के बीच में। अच्छा। 4 से 7 साइकिल्स पर सेकेंड, माना उसके चक्र वो फिरता है और उसको नाम दिया गया है थीटा स्टेज। थीटा। थीटा स्टेज। और इस स्टेज में ज्यादातर सपने देखने ओके। के, और उसके बाद में फिर लास्ट में सबसे डीप अवस्था होती है जिसको बहुत अच्छी नींद या गहरी नींद कहती है, वो है डेल्टा स्टेज। और उसमें ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 से लेके 3.5 साइकिल्स पर सेकेंड। जी। माना ब्रेन आपकी कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ब्रेन को जी। कार्य करने के लिए ब्रेन की जो पेशियां है उनको कार्य करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ओके। और जितना दिमाग काम करता है उतना वो ज़्यादा इस्तेमाल, तो इसमें कम से कम एनर्जी पे ब्रेन चल रहा होता है। जी। ये बहुत बहुत पावरफुल स्टेज मानी जाती है। और हम सब जब रात में सोते हैं तो हमारा स्लीप का साइकिल होता है। ओके। एक स्लीप साइकिल में जैसे कि हम 2 शब्द इस्तेमाल करते, एक सपने वाली नींद और बगैर सपने वाली नींद। तो सपना सब कुछ देखते, सिर्फ कुछ लोग याद रखते, कुछ लोग याद नहीं रख पाते। तो शुरुआत की स्लीप जो होती है उसको NREM कहते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, माना जिसमें आपकी आंखें घूम नहीं रहे हैं। और बाद में REM माना रैपिड आई मूवमेंट, आपकी आंखें ऐसे ऐसे होता है। हमको पता नहीं होता है पर इसके ऊपर स्टडी करने के बाद ये पता चला। हाँ, मुझे भी आप कह रहे तो याद आ रहा है, कई बार लोग हम सोए हुए व्यक्ति को अगर देखें और अगर उस समय वो सपने की अवस्था में होगा तो हमें दिखता है वो कई बार उसकी आंखें आंखें ऐसे घूम रही है। बिल्कुल जी ठीक जी, ये है। मैंने भी नोट तो किया है। उस समय जैसे कि अभी मैं लेफ्ट साइड राइट साइड देखूं तो मेरी आंखें इधर ढूंढेगी ना, इधर क्या है उधर क्या है, तो आंखें घूम रही है ना। तो वो अंदर देख रहा है अपने मन के अंदर, पर उसके फिजिकली वो आंखें भी घूम रही होती हैं। उस समय थीटा और फिर डेल्टा स्टेज में जाती है। ओके। ये नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके डेल्टा स्टेज जो है। ये स्टेज हम अगर 3 से 4 साइकिल रात को पूरा करते हैं, एक साइकिल करीबन 90 मिनट से 120 मिनट्स रेंज होता है। तो कुछ लोगों को ऐसे 4 साइकिल करते हैं वो तो 360 मिनट। तो हमारी नींद 6 से 8 घंटे के बीच में मेजॉरिटी लोगों की होती है। बच्चों को ज़्यादा नींद की आवश्यकता रहती है और जैसे उम्र बढ़ने लगती है नींद की आवश्यकता कम हो जाती है। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस का सबसे पहला जो इफेक्ट आता है कि आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि विचार बहुत फास्ट चल रहे होते हैं। जिस भी बात की आपको चिंता हो, टेंशन हो कि पता नहीं कैसे होगा, पैसा हम भर पाएंगे कि नहीं, बच्चों की फीस है या मैंने किसी से कर्जा लिया है या किसी से अनबन हुई है, वही विचार बार बार दिमाग के अंदर चलते रहते। तो ब्रेन की स्पीड बहुत रहती है जी। और उस समय रिलैक्स होना नहीं आता है। दिन भर भले आप काम में बिजी हो तो आपको उसका इतना नहीं पता चलता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड माना अंदर मन में कुछ तो वो चल रहा है। लेकिन जैसे ही बेड के ऊपर जाते हैं, बिस्तर के ऊपर, और आप देखते हैं कि वो सब बातें आपको याद आती है दिन भर की, और वो जब बातें चली रहती है ब्रेन हमारा रिलैक्स नहीं हो पाता है। तो हम चाहते हैं वहां पे अल्फा से आप थीटा डेल्टा में जाए पर बीटा में ही रहते हैं। हाँ, मैं समझती हूँ ये प्रॉब्लम अधिकतर लोगों के जीवन में अभी है और इसको बार बार ये कहते हैं कि माइंड बहुत एक्टिव हो गया। हाँ। सोते समय मतलब एक बार थॉट शुरू हो गए तो वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसका प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ही मैं कहना चाहूँगा, तो पहला बेनिफिट आपको दिखाई देता है कि मेडिटेशन के अभ्यास से या राजयोग के अभ्यास से आप देखेंगे कि आपकी विचारों की संख्या कम होने लगती है, आपका ब्रेन भी रिलैक्स होने लगता है। माना ब्रेन आपका बीटा से अल्फा में जाता है या थीटा में जाता है या डेल्टा में जाता है। हम ये साइंटिस्ट EEG मशीन के ऊपर देखते हैं कि जैसे वो रिलैक्स होने जा रहा है। कई लोग इसके अलग अलग स्टेजेस में अटक जाते हैं जिनको नींद की बीमारी होती है। अभी नींद की बीमारी भी 100 प्रकार की है। उसमें प्रमुख बीमारियां इस तरह से है कि एक है कि आपको बिस्तर पे जाते नींद नहीं आना, नींद लेट आना। हाँ।
कई लोगों को नींद लेट आती है, समझो आप 10 बजे आपका टाइमिंग है, 10 बजे के बजाय आप 11:30, 12, 12:30 बजे आपको नींद आती है। 2-3 घंटा नींद हाँ, नहीं। नींद नहीं आती, ये एक बीमारी है। दूसरा, आपको नींद टाइम पे आ जाती है लेकिन बीच बीच में आपकी नींद खुल जाती है। बहुत बार जग जाते हैं। हाँ, बीच में बहुत बार जगना। एक होता है कि बीमारी के वजह से जगना, समझो आपको डायबिटीज है तो आपको बाथरूम के लिए उठना पड़ता है या और किसी कारण, लेकिन एक होता है नींद की बीमारी की वजह से जगना, बाकी कोई बीमारी नहीं फिर भी जगना पड़ता है। कई बार चलते भी हैं, वो भी एक बीमारी है। या फिर कई लोग ऐसे इलाके में रहते जहाँ आवाज़ बहुत है, समझो आपका घर है रेलवे ट्रैक से बाजू में है तो रेलवे का आवाज़ है, एयरपोर्ट के बाजू में उसका आवाज़, या टीवी चालू है तो कोई डिस्टरबेंस होता है जिसके वजह से आपकी नींद खुलती है। या ऐसे भी लोग हैं, खास करके पार्टनर शादीशुदा, उसमें एक खराटे लेने वाला होता है तो बाजू वाले को नींद बीच बीच में खुल जाती है, जो भी रहते हैं। दूसरा है कि आपको नींद भी टाइम पे आती है, आप सोते भी है लेकिन जल्दी खुल जाती है नींद। एक है बीच बीच में खुलना, एक जल्दी खुलना। जैसे नॉर्मली हमारा उठने का टाइम समझो 6 बजे है किसी का, लेकिन वो 3 बजे उठ से 3 बजे से वो फ्रेश है, उसको नींद ही नहीं आ रही, जल्दी ये भी जगना। है। और चौथी नींद की जो कॉमन तकलीफ है वो ज़्यादा सोना। आपको ज़रूरत है 6 से 8 घंटे की, लेकिन 10 घंटा आप सो रहे हैं या ज़्यादा सो रहे हैं, रात को सो के भी दिन में भी सो रहे हैं जी। तो ये भी एक नींद की बीमारी हो सकती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है हमने देखा मेडिटेशन के इस्तेमाल से ये कम होने लगते हैं। जी। समझो कई लोग क्या होते हैं कि बीटा से अल्फा में जाते हैं, अल्फा से थीटा, थीटा से वापस अल्फा में आ जाते, तो उनका जो डेल्टा स्टेज है या डीप स्लीप में जाना चाहिए वो गहरी नींद नहीं होती है उनकी, इसलिए दिन भर उनको उबासी आती रहेंगे और ज़्यादा सोने का दिल करता रहेगा। आप समझ रहे? नहीं, मैं समझ गई। अभी आपने ये सारी वेव्स जो बताई, ये सारी वेव्स बेसिकली हमारे थॉट पैटर्न से रिलेटेड है। कौन से, मतलब जैसे बीटा और बीटा प्लस आपने 2 बताया, तो दोनों में कौन से टाइप के थॉट्स हैं? एक हमने समझा है पॉजिटिव और नेगेटिव, पर बीटा और बीटा प्लस इसमें भी अंतर है। यस, जैसे क्या होता है कि मेरे को रोज़ मार्केट में जाना है या बच्चों को स्कूल छोड़ना है ना, या ऑफिस में जाना है, ये मेरे को करना है क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, उसके बगैर घर चल नहीं सकता। तो ये आवश्यक विचार है, ठीक है ना, तो वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं और वो बीटा स्टेज में आते हैं, ठीक है। माना आपको रोज करना ही है, वो हर रोज आप के काम से रिलेटेड, हमारा जो भी ड्यूटी से रिलेटेड जो भी है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटना होती है, जैसे जब हमको गुस्सा आता है, बदला लेने का भाव होता है, या हम विकारी विचारों से घिरे हुए रहते हैं, तो वो विचार बहुत फास्ट होते हैं। उनकी 2 बातें होती है, एक क्वालिटी एंड क्वांटिटी। उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, कोई भी विकार जो होता है फास्ट होता है, तो उसमें हम बीटा प्लस में चले जाते हैं। अभी कई लोग क्या होते हैं, थोड़े समय के लिए जाते हैं वापिस आ जाते हैं, लेकिन कई लोग उस स्टेज में लंबे समय तक रहते हैं। तो बीटा प्लस में हमारे जितने भी निगेटिव विचार है, विकारों के वश जो विचार है, उसमें सभी विकारी विचार आ जाते हैं जी। और जैसे आप शांत होने लगते हो, आपके अंदर ऐसे विचार आने लगते, नहीं मेरे को कुछ अच्छा करना चाहिए, मुझे बदलना चाहिए, मैं बदलना चाहता हूँ, परमात्मा मुझे गाइड करो, है ना, या किसी काउंसलर के पास आप ओपन होते, तब आप धीरे धीरे जैसे आप एक्सेप्ट करने लगते हो और आप बदलने का सोचते हो, तो आप बीटा से नीचे आना चालू हो जाता है। और अल्फा स्टेज में आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं आती है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए। इंट्यूशन भी होते हैं, इंट्यूशन आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। आप चाहते हुए भी कर नहीं सकता था, लेकिन अभी मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ और मैं करता हूँ। ऐसे आपके विचार आना चालू होते हैं, तो आप अल्फा में एंटर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जैसे आप डिटैच ऑब्जर्वर, डिटैच एंड लविंग, साक्षी में रहते हो लेकिन लविंग रहते हो, और हर एक व्यक्ति आपका अपना है, ऐसे आपको लगने लगता है कि ये पूरा विश्व आपका अपना है, और हर एक व्यक्ति का दुख दूर होना चाहिए, इसके लिए आप प्रकंपन भेजते हो, है ना, तो आप बहुत एडवांस स्टेज में जा रहे हो। और उसमें और एक प्रूफ है कि आपका ऊपर किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यूजुअली क्या होता है, कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर इम्प्रेशन डालती है, उसका इफेक्ट तो आता ही है, लेकिन जैसे आप मेडिटेशन के गहराई में जाते हो, तो जैसे हिंदी में बताया जाता है कि 3 प्रकार की लकीर होती है। एक पत्थर की लकीर, जिंदगी भर याद रखते हैं जी। दूसरी होती है रेत की लकीर, कुछ महीने तक हम ध्यान में रखते हैं, और तीसरी होती है पानी की लकीर,
जल्दी मिट जाती हाँ, माना आप जब तक बनाओ तब तक वो मिट जाती है। है। तो बराबर। जो भी परिस्थिति, ऐसे नहीं कि मेडिटेटर्स जो लोग होते हैं या योगी लोग होते हैं जो राजयोग मेडिटेशन करते हैं उनके जीवन में परिस्थिति नहीं आती, आती है परिस्थिति, लेकिन उसका इम्प्रेशन जो गहरा पहले पड़ता था अब वो कम गहरा पड़ता है। और आप पत्थर की लकीर से रेत के लकीर में आते हैं, रेत से पानी की लकीर में आते हैं। इसके अलावा और भी क्या बेनिफिट्स है? ब्रेन के अंदर बहुत कुछ है। हम साइंटिस्ट आज भी ब्रेन का 10 से 15% से ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है। हमको इतना पता है 1 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और मल्टीपल कनेक्शन होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। उनके कुछ न्यूरॉन्स के बारे में हमको पता चला है, कुछ एरियाज के बारे में पता चला है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आज कि हमको ब्रेन को पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन जो बातें जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। और हमको एक बात और पता चली है कि जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन का अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, उसके लिए परहेज जो भी है वो सब करते हैं और गहराई में मेडिटेशन में जाते हैं, तो उनके ब्रेन से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उसमें एक हार्मोन बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको हम DHEA कहते हैं, DHEA। अच्छा, एक आपने एंडोर्फिन भी बताया था। हाँ, एक एंडोर्फिन बताया था जो पेन में काम करता है। ओके। जो मेडिटेटर्स होते हैं उनमें हमने देखा कि सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है। अच्छा। जैसे उनका दांत का ऑपरेशन है, दांत निकाल दिया, अभी दांत निकालने के बाद या निकालते वक्त उसके बाद जो पेन किलर देते हैं, दर्द सहन करने की शक्ति आम आदमी की तुलना में मेडिटेटर्स में अच्छी होती है, क्योंकि ध्यान से उनके शरीर के अंदर एंडोर्फिन्स जो आपने कहा वो पेन किलर नेचुरल मात्रा में निकलता है, इसलिए वो दर्द को सहन कर पाते, शरीर के दर्द को। हीलिंग के रूप में एक काम होता करता है शरीर का दर्द और एक होता है मन का भी दर्द होता है। और मन के दर्द में स्थित प्रज्ञा ये शब्द बताया गया है कि आप सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, इसमें समान अवस्था रहे, वो भी मेडिटेशन से आती है। तो खास यहाँ पर मैं एंडोर्फिन के अलावा, एंडोर्फिन तो निकलता ही है जिससे कि आप दर्द को सहन कर सके। ऐसे स्टडीज हुए हमारे डॉक्टर्स ने कि दांत निकालने के बाद हमारे जो मेडिटेटर्स हैं जो राजयोग का अभ्यास करते हैं उनको पेन किलर की आवश्यकता कम पड़ती है। जब नॉन मेडिटेटर्स 3 से 4 पेन किलर लेता है दर्द को कम करने की, तब राजयोगी को 1 या 2 से काम चल जाता है। और अगर आपका योग बहुत अच्छा है तो ऐसे भी हो सकता है कि छोटे छोटे माइनर ऑपरेशन के लिए विदाउट एनेस्थेसिया भी कर सकते हैं। नहीं तो एनेस्थेसिया देना पड़ता है ताकि आपको दर्द कम हो छोटे ऑपरेशन के लिए, तो ये फायदा होता है। लेकिन ये जो DHEA मैं बता रहा हूँ, ये हार्मोन हमारे एज के साथ रिलेटेड होता है। तो जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे रिंकल्स आना चेहरे के ऊपर, हमको सुनाई कम दे देना, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ते जाना, है ना, ये सब चेंजेस है, या मोती आ जाना आंखों के अंदर। तो देखा गया है कि जो लोग अच्छे मेडिटेटर्स हैं उनके शरीर के अंदर ये हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, नहीं तो ये उम्र के साथ ये कम हो जाता है। DHEA डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन इसका फुल फॉर्म है, एजिंग हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन कम नहीं होता है, इनमें बढ़ता है। तो इसका फायदा ये है कि जो अच्छे योगी है, समझो किसी की उम्र 50 साल है और वो 25 साल से मेडिटेशन कर रहा है, तो 50 साल वाले के बजाय वो 10-12 साल उससे यंग दिखते हैं, माना वो लगेंगे 40 साल के, होती है उनकी उम्र 50 साल। तो ये यंग दिखना ये हार्मोन की वजह से होता है। एजिंग इफेक्ट इतना अच्छा आपने बताया। ये एजिंग हार्मोन मैं समझती हूँ कम से कम सारी वुमेन तो जरूर करेंगी इसको। और खास आपको बताना चाहेंगे हमारे मुख्य प्रशासिका दादी जानकी, जो पिछले कई वर्षों से 80 वर्षों से ध्यान करे, आज उनकी उम्र 100 साल है। 100 years। 100 साल में भी उनका आवाज़, उनके शरीर में ऑफकोर्स शरीर के हिसाब से बीमारियां आती है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है, जो आवाज़ है, जो उमंग उत्साह है, इट इज़ अनपैरेलल। और ये मेडिटेशन के बगैर आना मुश्किल है। तो ये मेडिटेशन ये सब बेनिफिट देता है ब्रेन से रिलेटेड। हाँ, और ब्रेन की आपकी और एक है कि दादी जानकी को हमने देखा, या जो भी योगी है जो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते, जिनकी नींद अच्छी है और अच्छे योगी हैं, तो उनकी मेमोरी पावर भी अच्छी होने लगती है, स्मरण शक्ति। अभी मेमोरी पावर जब बोलते हैं तो लोग ये समझते हैं ध्यान में रखना, नहीं, ध्यान में रखना मेमोरी का 50% बात है, हमको भूलना भी आना चाहिए।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, याद रखना और भूलना, ये दो आधी बातें बीमारियां आज उसी से हो रही है कि हम भूल Yes, नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो दोनों बातें आ जाती, ये शक्ति योगी के अंदर आ जाती है कि जिनको भूलना है वो भूल जाता है और जिसको याद रखना है वो याद रखता है। आज के ज़माने में ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि जो दुखदायक बातें हैं उनको हम याद करते हैं और जो अच्छी बातें हैं उनको भूल जाते हैं। तो योगी में ये कला होती है और उसके अंदर ये मेमोरी पावर की कुछ एक ऐसी विशेषता आ जाती है कि जो अच्छी बातें जीवन में हो रहे हैं उसका दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है और वो बातें याद रखता है, और जो बातें दुखदायी है जिससे तकलीफ होती है उसको भूल जाता है। मतलब ये बहुत भी सारी ब्रेन के गहरी सुपर बातें हैं। बहुत गहरी बातें बहुत हैं। सुंदर बात बताई आपने। हाँ, मतलब ब्रेन के बारे में बहुत ही गहराई से आपने हमको विस्तार से बताया है। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमें और भी जानने में, हमारे दर्शक मित्रों को भी जानने में, मैं समझती हूँ बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी हमारा इस कड़ी का समय यहाँ पर ही ख़त्म होने को आया है। हम शांति। आज के आपके पूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने पूरे बातचीत के दौरान बीटा, बीटा प्लस, अल्फ़ा, डेल्टा, थीटा, इन सब के बारे में जाना। हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कब हम बीटा से बीटा प्लस में चले जाते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता। और फिर हमारे एंडोर्फिन हार्मोन्स या डॉक्टर सचिन ने बहुत अच्छा बताया कि एजिंग हार्मोन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके इफ़ेक्ट्स हमारे डे टू डे लाइफ पर किस तरह से पड़ते हैं, इसके बारे में हमने गहराई से जाना। आप इस पर ज़रूर विचार कीजिए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। हम फिर से मिलेंगे अगले कड़ी में। लेकिन अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमारे ईमेल पे भेज सकते या फिर हमें फ़ोन कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर से मिलेंगे। नमस्ते।